आओ जरा आइए। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं, मैं ऐसे थोड़ी सबको पीटता रहता हूँ, अच्छा आदमी हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, आइए क्या पढ़ रहे थे भैया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। और हमने क्या पढ़ा था भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंस तो पढ़ाना होगा ना आज, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ाना होगा, बहुत अच्छे। कलर कोडिंग मैंने करा दी थी। आज का टॉपिक बेहद खास, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला होने वाला है। आप अपना दिमाग चलाइएगा तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा, ठीक है भैया। तो देखेंगे जरा, हेडिंग लिखिए, यह हेडिंग लिखवा दी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। आइए, तो जब लास्ट क्लास में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया था तो इसकी रूपरेखा थोड़ी सी तैयार करके मैंने तुम लोगों को बताई थी कि भाई जैसे 11वीं क्लास में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, थर्मल एक्सपेंशन, कि अगर हम सपोज करो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर हम किसी चीज की टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, भाई उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, भाई उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा। अब दिमाग लगा के देखो कि अगर किसी चीज की या किसी वायर की सपोज करो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो तुम्हें नहीं लगता कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है सीधा सीधा रो एल बाय ए है। अगर तुम किसी चीज की लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो उस चीज की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने थोड़ा थोड़ा सोचा, अपने चारों तरफ थोड़ा सा सोच करके हमने देखा, हमने थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखने की कोशिश करी। जैसे अभी तुमने देखा होगा अपने घरों में भी कि गर्मियों का जब मौसम आता है ना, जब दिल्ली में गर्मी का मौसम आता है तो हमारे घरों की एमसीबी ज्यादा फूकती है एज कंपेयर टू सर्दी, या जो अप्लायंसेज हैं वो गर्मियों में ज्यादा खराब होते हैं एज कंपेयर टू सर्दी। तो इसके पीछे कोई रीजन है या ये अपने आप से ही हो रहे हैं, लेकिन हाँ रीजन तो है, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और गर्मियों में तो अब तुम देख ही रहे हो कितनी अच्छी गर्मी पड़ रही है। अपने यहाँ पूरा वेस्ट इंडीज बना हुआ है, माहौल बना रखा है एकदम, समझ रहे हो। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का लेना देना है कुछ ना कुछ, किससे, टेम्परेचर से। वो लेना देना ही हमको बेसिकली समझना है कि भाई टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का क्या नाता है, क्या वास्ता है। आओ जरा समझें। तो पहले पढ़ा जाएगा एक फॉर्मूला जो डिसाइड करता है कि कैसे वही काम करती हैं चीजें। तो ये फॉर्मूला, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको याद करना है। फॉर्मूला रहता है आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। किसी बच्चे ने अगर कक्षा 11 थोड़ी अच्छे से अगर की है, थोड़ी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा अच्छे से अगर की है, मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे ने अगर कक्षा 11 थोड़ी अच्छे से की है तो उसको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देख के कुछ याद आना चाहिए। उसको याद आना चाहिए ये फॉर्मूला कि एल टी बराबर एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ याद आया भाई? अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये सब तो जो मेरे पास पढ़े थे मैंने भी तुम लोगों को पढ़ाया था। एल टी बराबर एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो कहता है यार इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा, आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना तुम लोग को सिखाता हूं, पहले समझो। यहाँ पे आर टी जो होता है वो होता है बेटा रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर टी क्या होता है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नॉट क्या होता है बच्चे? आर नॉट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस। डेल्टा टी आप समझ रहे हो, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। और अल्फा जो है बेटा, अल्फा क्या होता है बोलो? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो वो अल्फा ये अल्फा सेम नहीं है, बात को समझो। वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो तो मैंने बस तुमको याद दिलाने के लिए लिखा, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हो सकता है ये फॉर्मूला भी तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो,
मैं इसी फॉर्मूले का एक ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन तुम लोगों को लिख के दिखाता हूं, जो पेपर में बहुत ज्यादा जिस पे सवाल आते हैं। फॉर्मूला बनता है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू में T2 माइनस में T1 इंटू में T2 माइनस में T1। बात को समझो जरा ध्यान से। मान लो एक अपनी तरफ से मैं एग्जाम्पल बना लेता हूं। क्या बना लूं अपनी तरफ से? एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना लेता हूं। मान लो एग्जामिनर ये कहता है कि जब T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस थी, रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम था। एग्जामिनर कहता है कि जब T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस थी, R1 की वैल्यू कितना ओम है? 10 ओम है। फिर वो कहता है बता अगर मैं T2 को मान ले 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो पूछता है बता अब नई रेजिस्टेंस कितनी होगी, और गिवन ये है कि अल्फा की वैल्यू ले लो 3। लेट, ये सब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं? लेट कर रहा हूं। अल्फा की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, तो उस कंडीशन में तुम नई रेजिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे भाई? तुम नई रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल पाओगे। तुमको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो देखो अल्फा की जगह हम रख देंगे 3, R2 हमें पता नहीं, R1 हमारा 10 है, फिर R1 हमारा 10 है, T2 हमारा 40 है और T1 हमारा 20 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल आएगा? R2 निकल आएगा। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या निकल जाएगा? R2। इससे में ये पता लग जाएगा कि नई रेजिस्टेंस कितनी आई। नई रेजिस्टेंस घट भी सकती है और नई रेजिस्टेंस बढ़ भी सकती है, लेकिन हम इतने से पे इसको अभी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा इन डिटेल में जरा पढ़ेंगे। देखो जरा ध्यान से, इधर देखिए, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे वापस से इधर देखो, अल्फा का फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूं। अल्फा बराबर क्या आया? R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट में T2 माइनस में T1, है ना यार? तो यार आया नहीं आया? अच्छा, हमने ना थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया। तुम समझना, समझने वाला पार्ट ज्यादा है आज। हमने रिसर्च किया। जब हमने रिसर्च किया हमने पाया कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स कंडक्शन करते हैं, उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। उनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या है? ये पता चला कि उनके लिए अल्फा का वैल्यू क्या है। अच्छा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं हर केस में। वी आर एज्यूमिंग बेसिकली दैट T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया कि भाई T2 जो है वो T1 से बड़ा है। अच्छा, तो अगर मान ले T2 T1 से बड़ा है तो सोच के बोल कि यार अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? इंटरप्रिटेशन तो तुम्हें ही करना होगा ना। आंखें खोलो बच्चा। T2 अगर T1 से बड़ा है और अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है? भाई अल्फा पॉजिटिव, उस्ताद अल्फा पॉजिटिव तभी आएगा उस्ताद जब R2 R1 से क्या होगा? बड़ा। अरे तभी तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, और तो किसी केस में अल्फा पॉजिटिव नहीं आ सकता। इस बात का मतलब क्या है? R2 R1 से बड़ा। R2 R1 से बड़ा, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर तू तापमान बढ़ाएगा तो इनका रेजिस्टेंस, अगर तू तापमान बढ़ाएगा तो इनका रेजिस्टेंस, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि देयर आर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कब? टेम्परेचर बढ़ाने पे। सारे अप्लायंसेस मेटल की वायर से बने हैं। सारे अप्लायंसेस मेटल की वायर से बने हैं। जब तो इनमें करंट पास करता है तो हीट बनती है। जैसे जैसे हीट बनती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इनकी रेजिस्टेंस भी। इसलिए गर्मी में ज्यादा फूकते हैं। इसलिए गर्मी में आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं भैया कम चलाओ भैया, ऐसे थोड़े। ये पंखा धुआं देगा तो चलते ही थोड़ा धुआं देगा। तुम साले को रगड़े जाओगे 7 घंटे 8 10 घंटे 12 घंटे लगातार, तब देगा धुआं। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ी तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ी। मैं नहीं कह रहा, फॉर्मूला कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती चली जाएगी। हाँ ना बोलो, आया? अच्छा, उसके बाद में और अपन ने रिसर्च किया और हमने थोड़ी सी चर्चा करी इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। हमने किसकी चर्चा करी? इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। हमने ये पाया कि इन दोनों चिरकुटों का अल्फा क्या आता है?
अब फिर से फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, मैं एज्यूम ये कर रहा हूं ऑलरेडी कि T2 T1 से बड़ा है, T2 T1 से अल्फा नेगेटिव कब आएगा सर? मतलब अल्फा नेगेटिव तब आएगा जब R2 छोटा हो जाए किससे? तो खुद सोच के बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ी या घटी? अरे बढ़ी घटी। इसका मतलब इनकी जो रेजिस्टेंस है वो घट जाती है ऑन इंक्रीजिंग। अरे यही तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिखवाई थी, याद कर। जब मैंने पहली क्लास कराई थी और सेमीकंडक्टर की परिभाषा लिखवाई थी तो क्या लिखवाया था? दे डू नॉट कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर बट स्टार्ट कंडक्टिंग इफ दे आर हीटेड। हीट कर रहे हो तो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है? तो इसीलिए तो कंडक्शन करते हैं भाई, इसीलिए तो कंडक्शन। यार नहीं आया? अरे लॉजिक समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? फिर हमने चर्चा करी कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस की, बात को समझियो, कुछ बहुत स्पेशल सब्सटेंसेस, कुछ एलॉयज की बात करेंगे। तुम इनके नाम पहली बार सुन रहे हो, ए थोड़ा गलत बन गया। फॉर एलॉयज, फॉर, अच्छा कौन कौन से एलॉयज? फॉर एलॉयज लाइक कांस्टेंट एंड मैंगनीज। फॉर एलॉयज लाइक कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज। अच्छा मेरी जो भाषा है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर एलॉयज लाइक कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज, है ना। इनके लिए यहां लिख रहा हूं, इसके आगे यहां लिख रहा हूं, इनका जो अल्फा है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू मेटल्स। शब्दों पे जरा ध्यान दें प्लीज। मैंने लिखा बहुत कम, मैंने ये नहीं लिखा नेगेटिव। कुछ लोग पता नहीं क्यों दिमाग में इसका मतलब लगा लेते हैं नेगेटिव। मैंने क्या लिखा? अल्फा की वैल्यू बहुत कम एज कंपेयर टू मेटल, मतलब मेटल से कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी आती है। आप समझ, अल्फा का फॉर्मूला ये रहा, तेरे सामने लिखा हुआ है, सोच के बता अल्फा की वैल्यू बहुत कम कब आ सकती है? कार्तिक सही कह रहा है। और मैं कुलदीप के विचार सुनूंगा पहले। हाँ, आर की वैल्यू कम हो जाएगी। प्रगुण के विचार सुनेंगे। क्या? तो जीरो नहीं हो जाएगा, इक्वल होगा तो फिर पहले तो सीधी बैठ, सो जाएगी ऐसे, सीधी बैठ। हाँ हाँ हाँ, ये बात। अरे देख, अल्फा की वैल्यू बहुत कम कब हो सकती है? जब न्यूमरेटर बहुत छोटा हो। अरे किसी भी फ्रैक्शन में वैल्यू बहुत कम कब आएगी? जब न्यूमरेटर बहुत, दिमाग लगा, न्यूमरेटर बहुत छोटा। इसका मतलब क्या कि R2 और R1 लगभग सेम है। पूरे सेम नहीं हो सकते, पूरे सेम होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। भाई अल्फा की वैल्यू बहुत लो आ रही है, इसका मतलब R2 और R1 लगभग R2 बड़ा है। ये बात तो सही है कि R2 बड़ा है क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही, लेकिन बहुत कम जा रही है। इसका मतलब R2 और R1 की वैल्यू लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रेजिस्टेंस है डज नॉट चेंज मच ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तापमान घटाने बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज। ये तो वरदान है हमारे लिए। लॉजिकली सोच के देखो, तुम में से बहुत सारे लोगों के पास में मैथमेटिक्स है, तुम इंजीनियर बनोगे। अब तुम सोचो, जरा सोचो, एप्पल कंपनी यूएस में है ना, अमेरिका में बहुत ठंड पड़ता। मान लो मैं इंजीनियर हूं, मैंने मैकबुक डिजाइन किया और उसमें मैंने 500 रजिस्टर लगाए वहां के टेम्परेचर के हिसाब से। उस टेम्परेचर पे आर की वैल्यू कुछ और होगी ना। और मान ले मैं वहां से उस मैकबुक को उठा के यहाँ ले आऊं इंडिया में, जो इस समय वेस्ट इंडीज बना हुआ है, यहाँ तो 45-48 तक जा रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पे आके तो वो जो रजिस्टर मैंने लगाए थे उनकी रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी? चेंज। और चेंज कर गई तो तुझे नहीं लगता कि मैकबुक धुआं छोड़ देगा? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रजिस्टर बनाने में इन मटेरियल्स का यूज करते हैं, कांस्टेंटाइन और मैंगनीज। क्यों भैया?
क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस 5 डिग्री सेल्सियस पे भी लगभग उतरी है और 50 डिग्री सेल्सियस पे भी लगभग उतरी है। इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, इसीलिए एक कंट्री ऑफ ओरिजिन में बना प्रोडक्ट तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर पा रहे हो, वरना सबसे ज्यादा परेशान तो सऊदी अरब के लोग रहते। अरे वहां तो भयंकर गर्मी पड़ती भाई, भयंकर गर्मी पड़ती, कहानी खराब हो जाती, कोई भी सर्किट वहां पे काम। तो ये सवाल एक्चुअली तुम लोगों को लॉजिक समझ में आया कि अल्फा लो होने का हमें क्या फायदा है? अल्फा लो होने का फायदा है कि रेजिस्टेंस बदल नहीं रही, तो हम ऐसे सर्किट एक्चुअली बना पा रहे हैं जो दुनिया के किसी एक कोने में बन रहे हैं और उनका पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। एप्पल कंपनी डिजाइन कहाँ करती है? यूएस में। असेंबलिंग कहाँ होती है? अब तो खैर इंडिया में भी होती है, लेकिन अब इंडिया की बात छोड़ दो अगर, तो इंडिया से पहले कहाँ होती थी? चाइना। कौन कंपनी करती थी? फॉक्सकॉन। टेम्परेचर का कितना वेरिएशन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोल्टेज रेटिंग है और जो करंट रेटिंग है डिवाइसेस की, वो लगभग क्या रहती है? सेम। यही रीजन है। हाँ ना बोलो, उतार डालो फटाक से। इस पे एक सवाल आया है, वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा तुरंत, पहले इसको लिख लो। चलो एक सवाल लिखोगे जो आया बोर्ड के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट पे लिखो जरा, लिखो Y is Constantan and manganese. Y is Constantan and manganese used to make standard registers. कि यार कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीज का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड रजिस्टर क्यों बनाए जाते हैं? अब इस बात के दो कारण हैं। लिखो पॉइंट नंबर 1, सॉल्यूशन भी लिखो। लिखो पॉइंट नंबर 1, देयर अल्फा इज वेरी लो, देयर अल्फा इज वेरी लो। पॉइंट नंबर 2, देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। तो दो बातें, एक तो इनका अल्फा लो होता है, अल्फा लो होने का फायदा कि इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं करती, और दूसरा इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ऑब्वियस ही बात है, हमको बनाना रजिस्टर है तो ऐसे ही तो सब्सटेंस का बनाएंगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। भाई ऐसे अब सिल्वर से तो रजिस्टर नहीं बना सकते ना, या बना दोगे? क्योंकि सिल्वर तो कंडक्शन करता है ना, वो तो रेजिस्टेंस देता ही नहीं, तो उसका इस्तेमाल रजिस्टर बनाने में नहीं किया जा सकता। अब देखो एक सवाल और मैं तुम्हें बताता हूं, ये भी पेपर में आ रखा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये एक सर्किट दिया है तुम्हें, ये तुम्हें एक क्या दिया हुआ है? सर्किट। यहां पे वो बोलता है कि S जो है वो एक सेमीकंडक्टर का पीस है, मतलब सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, सेमीकंडक्टर के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन कर रखा है। बोलो क्लियर है? कहता है मान लो इस कंडीशन में एमीटर की कुछ भी रीडिंग आती है, A फॉर एमीटर। कहता है अगर मैं इस सेमीकंडक्टर के पीस को हीट करूं, क्या करूं? तो कहता है क्या चेंजेस मुझे इस सर्किट में करने चाहिए ताकि एमीटर की रीडिंग सेम रहे? अगर मैं इस सेमीकंडक्टर के टुकड़े को हीट करूं तो क्या चेंजेस मुझे इस सर्किट में करने चाहिए ताकि एमीटर की रीडिंग क्या रहे? सेम रहे। सोचो 30 सेकंड, एक एक करके। हाँ, बैटरी नहीं चेंज कर सकते, मतलब जो सर्किट है यही है, बैटरी तो यही रहेगी। लेंथ किसकी बढ़ाएंगे? रजिस्टर की लेंथ कैसे बढ़ा दोगे? तो लगा हुआ है ना सर्किट में। ये एरो का मतलब समझते हो तुम लोग? आर पे जो एरो है इसका मतलब है वेरिएबल रजिस्टर, मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा। तो इस सर्किट में अगर कोई ऐसी चीज है जिसको चेंज किया जा सकता है तो वो ये वेरिएबल रजिस्टर ही है। चलो मैं तुमसे और डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? लॉजिक समझो सवाल का। जब तुम इस सेमीकंडक्टर को हीट कर दोगे
तो इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है वो घटेगी। अब ये सर्किट में पहले से ज्यादा करंट फेंकना शुरू करेगा, लेकिन तुम ये चाहते हो कि करंट उतना ही रहे जितना पहले था, तो उसके लिए तुमको सर्किट की रेजिस्टेंस वापस बढ़ानी ताकि सर्किट का करंट, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आर को क्या करना चाहिए, इंक्रीज। लिख लो सवाल को ऐसे ही, बोर्ड में आ रखा है ये भी। जैसे ही मैं हीट करूंगा सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस घट जाएगी, ये ज्यादा करंट को पास होने देगा, तो सर्किट का करंट तू चाहता नहीं कि वो बढ़े, तो तेरे को सर्किट की रेजिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। आई बात समझ में? डन है भाई? हिंदी में लिख लेना बेशक से, बस चित्र बना के मत छोड़ देना, ये लिख लेना कि किया क्या गया एग्जैक्टली इस सर्किट में, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई, क्यों डिक्रीज हुई। हाँ जी बेटा। आई करंट, हाँ सेमीकंडक्टर की, हाँ एग्जैक्टली। सही है भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक टॉपिक और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, हालांकि इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, काम आ सकता है। टॉपिक का नाम है थर्मिस्टर्स। कुछ भी लिखने से पहले समझ लेना, ये क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो एग्जैक्टली डेफिनेशंस इनकी लिखने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमको समझना पड़ेगा ये क्या होता है। बात को समझो, हम बात कर रहे हैं थर्मिस्टर्स की। दो शब्द अगर मैं देखूं, एक शब्द देखूं थर्मल और एक शब्द में देखूं रेजिस्टर, इन दोनों को मिला के बनता है थर्मिस्टर। कुछ ऐसे, थर्मल से उठाया थर्म और रेजिस्टर से उठाया स्टर, तो जो टोटल वर्ड बना वो बना थर्मिस्टर। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का क्या मतलब होता है? तो थर्मिस्टर क्या होते हैं समझना, क्योंकि अभी मैंने तुमको कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज की बात बताई, तो इसकी बात भी समझनी जरूरी है। थर्मिस्टर ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से चेंज हो जाए, जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत ही तेजी से क्या हो जाए। अब तुम सोचोगे आदमी तो ये पक्का ही पागल है, इसने अभी अभी तो उस चीज का फायदा बताया कि भाई कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज से रेजिस्टर क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस बहुत तेजी से चेंज ना हो। अब ये खुद ही पढ़ा रहा है थर्मिस्टर, और फिर कह भी रहा है कि ये ऐसे रेजिस्टर हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर चेंज करने पे बहुत ही तेजी से क्या हो जा रही है, चेंज। इनको बनाया जाता है और इनका भी अपना कुछ यूज है। यूज पहले जरा देखा जाए, हमें कहाँ जरूरत है ऐसे रजिस्टर लगाने की जिनकी रेजिस्टेंस हीट के साथ या टेम्परेचर के साथ क्या हो, चेंज हो। मुझे जरूरत है ऐसे डिवाइसेस की मेरे घर के गीजर में। मुझे अपने घर के गीजर में ऑटो कट ऑफ फीचर को चलाने के लिए मुझे जिस डिवाइस की जरूरत है वो डिवाइस थर्मिस्टर है।
अब मैंने शायद लास्ट क्लास में भी जाते जाते तुम लोगों को समझाया हो या तुम्हें बताया हो, तुम्हारे सबके घरों में गीजर होगा, और जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है? हाँ, वो बंद हो जाता है। अच्छा, गीजर को कैसे पता लगा कि पानी गर्म हो गया, तुझे बंद होना है? थर्मिस्टर की वजह से, क्योंकि जब पानी गर्म हो जाएगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी बहुत तेजी से चेंज होगा और वो सर्किट को शट डाउन कर देगा। ऐसा ही कुछ तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, ऐसा ही कुछ एसी में होता है, ऐसा ही कुछ फ्रिज में होता है। सोच के देखो, इन सब डिवाइसेस तुम सेट कर देते हो ना, तो वो वेरी भी तो होता रहता है। हाँ, ठीक है। तो इनके अंदर एक्चुअली एक पार्टिकुलर डिवाइस लगा होता है, इसको यहाँ पे कहते हैं थर्मोस्टेट। बट अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऐसा सेंसर तो तुम्हें बनाना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं ना, गीजर के अंदर किसी बंदे को बिठा दो कि तू चेक कर पानी गर्म है कि ठंडा, या जब तुम प्रेस कर रहे हो तो उंगली लगा लगा के तो देखोगे नहीं, हाँ प्रेस ज्यादा गर्म है, ठीक है, अब प्रेस कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो, इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग का मतलब है डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालना इफेक्टिव वे में। और वो इफेक्टिव काम कौन कर रहा है? थर्मिस्टर कर रहा है। देखो, एक टिपिकल थर्मिस्टर जो है, एक ही थर्मिस्टर 0.1 ओम से लेके 10 की पावर 7 ओम तक की रेजिस्टेंस तुम्हें दे सकता है, अगर इसका टेम्परेचर सुटेबली क्या किया जाए? चेंज किया जाए। एक थर्मिस्टर की खासियत, दो खासियत होती हैं इसकी। इसका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव भी होता है और दोनों, बढ़ता भी है और घटता भी है। और दूसरी बात, इनके अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई भी होती है। हाई नहीं होगी तो फिर रेजिस्टेंस बदलेगा कैसे? फिर तो रेजिस्टेंस बदलेगा ही नहीं। ये नॉर्मली सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ये डिस्क की शेप में होते हैं, बीड्स की शेप में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। इन्हीं को तुम लोग सेंसर्स बोलते हो। और मैं तुम्हारा ध्यान खींचूंगा आजकल के थर्मोमीटर के ऊपर, जो तुम डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हो। अरे वो भी तो थर्मिस्टर ही है रे चिरकुटो, उसमें कोई मरकरी थोड़ी लगी होती है बे गधो। उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है, उसे बल्ब बोलते हैं ना। यहाँ से एक वायर जा रही होती है, यहाँ एक कंप्यूटर होता है और ये डिजिटल डिस्प्ले होती है, और इसी को प्लास्टिक के कवर में बढ़िया से बना करके तुम लोगों को सेल कर दिया जाता है। तो ये जो थर्मिस्टर है ये भी तो इसी फॉर्मूले पे चलता है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी नापा जा सकता है ना, डेल्टा टी नापा जा सकता है ना। अगर रेजिस्टेंस में क्या नाप लो? चेंज। और ये काम इस थर्मोमीटर में कौन करता है? यहां लगी हुई चिप, चिप यानी कि मिनी कंप्यूटर चिप यानी कि मिनी कंप्यूटर RT R0 की वैल्यू को देख के कितनी चेंज हुई फॉर्मूले में लगा के तुम्हें सीधी किसकी वैल्यू डिस्प्ले करता है? टेम्परेचर की। ये तुम्हारा डिजिटल थर्मोमीटर है। थर्मिस्टर इतने एफिशिएंट होते हैं कि 0.1 डिग्री सेल्सियस के चेंज को भी पकड़ लेते हैं। आई बात समझ में? 0.1 डिग्री सेल्सियस के चेंज को भी पकड़ लेते हैं। बहुत एक्यूरेट होते हैं, बशर्ते कि हम अच्छी कंपनी का खरीदें। ये मेडिकल स्टोर वाले जो बेचते हैं वो चाइना का बेचते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाइना का सामान बुरा नहीं होता, पर जो इंडिया में चाइना का सामान आता है वो वहां का 4th कैटेगरी का सामान होता है। उनके जो 1st कैटेगरी के सामान है वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंडिया में जो आता है वो कबाड़ होता है। आई बात समझ में? तो अच्छी कंपनी का खरीदोगे तो बढ़िया रिजल्ट देगा, लंबा चलेगा भी। अभी तो ये 100 रुपए का आता है चाइना वाला, और घर आते ही बंद हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ना बोलो। और कहाँ यूज कर सकते हो थर्मिस्टर को? ये बात घर से सोच के आना। यही आज का होमवर्क रहा ना, कि तुम देखो अपने आसपास के थर्मिस्टर और कहाँ लगा हुआ है। कोई तो एप्लीकेशन मिलेगी, जब तक ये लिखो, सारी फालतू की बातें लिखो। चलो, दोनों ही हो सकते हैं हर वक्त। हाँ, मोटिव फोर्स E.M.F, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF।
कुछ बातें समझने की जरूरत है यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना, उसके बाद में चर्चा की जाएगी आगे की। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट बनाया मैंने। ये सर्किट बन गया, ध्यान से देखना, सर्किट पूरा है। सर्किट में बनेगा करंट, ऐसे ही बनाते हो, ध्यान से सोचो। करंट भाई किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के, हाँ ना बोलो। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इस डायरेक्शन के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लेकिन जा तो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल की तरफ क्यों जाएगा? इलेक्ट्रॉन को तो कायदे में किसकी तरफ भागना चाहिए? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ? सबसे पहली समस्या तो यही आ गई। तो फिर इसका मतलब ये डायरेक्शन गलत है। 10वीं वाली मैडम ने बताया होगा। हाँ, हमें भी ऐसे ही पागल बनाया गया था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये जो डायरेक्शन है करंट की, जो हम एक्चुअली सर्किट्स में लगा रहे हैं, ये एक्चुअल करंट नहीं है। इस करंट को बोला जाता है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल करंट। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई करंट होता ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा बात समझो। बहुत पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? तो जब इन्होंने करंट वगैरह की डायरेक्शन तय करी तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मान लिया। लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव, अब बड़ी समस्या हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो स्तंभ था वो हिल गया। अब या तो पूरी इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को उल्टा करें, या फिर इन्होंने एक नया तरीका निकाला, बोला भाई ऐसा करते, इसको ऐसे ही रहने दो, किताब छप गई, बड़ा अच्छा लगता है, दो करंट बना लेते हैं। एक करंट ये जिसको कह दिया कन्वेंशनल करंट, दूसरा करंट एक और नए करंट का नाम दिया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट? ये असल करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ। लेकिन सर्किट्स में हम हमेशा डायरेक्शन किसकी बनाते हैं? कन्वेंशनल करंट की। और बच्चों को ये मुगली गुट्टी 555 पिला दी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट उसके अपोजिट होगा। आई बात समझ में? तो उसका असल कारण तो ये है। सबसे पहली बात, दो करंट होते हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। असली करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट है और हम सर्किट में डायरेक्शन हमेशा किसकी लगाएंगे? कन्वेंशनल करंट की। लेकिन अभी यहाँ पे मुद्दे का टॉपिक ये नहीं है। अगर मैं ये मान भी लूं कि करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ना, लेकिन ध्यान से सोच के देख, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा तो इस पॉजिटिव प्लेट पे आके चिपक जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्लेट, भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां चिपक गया तो सोच, सर्किट में करंट बंद। सर्किट में करंट तो तभी बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहे, जब इलेक्ट्रॉन लगातार, और अगर यहां चिपक गया तो घूमेगा कैसे, और घूमेगा नहीं तो करंट बनेगा नहीं। मतलब तुम्हें कोई एक ऐसा दबंग बंदा चाहिए तुम्हें जो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये यहां पहुंच जाए, बैटरी को पार कराए, यहां इसको रख के एक लात भी मारे कि चल बेटे दोबारा भाग। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझिए बात को, ये नाम कैसे निकला। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बात है। वो फोर्स जो मोटिवेट करे इलेक्ट्रॉन को, वो फोर्स जो मोटिवेट करे इलेक्ट्रॉन को कि तू सर्किट में एक और चक्कर लगा के आ, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात को समझ में एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये एग्जाम्पल मैंने
प्रदीप किताब से उठाया है। देख, मान ले मैंने एक ऐसा सर्किट बना लिया, सर्किट कह ले, कुछ भी कह ले। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, दिस इज मी, राइट, दिस इज मी, और मेरे हाथ में एक बॉल थी, मैंने बॉल को यहां पे रखा, बॉल को ऐसे धक्का मार दिया, ठीक है। अब देख, बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, यहां मेरे पैर पे आके टकरा जाएगी। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि बॉल दोबारा से एक चक्कर पूरा करके आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉल को उठाना पड़ेगा, उठा के इधर रखना पड़ेगा और फिर इसको धक्का। यहाँ पे ये बॉल ही इलेक्ट्रॉन है, ये रास्ता ही सर्किट है, और मैं सोर्स हूं ईएमएफ का। मैं ही सोर्स हूं किसका? मैं नहीं होऊंगा तो बॉल घूमेगी नहीं। तार अकेला पड़ा है, कोई करंट बनेगा? इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। इसको दौड़ा कौन रहा है? ये बैटरी में कौन दौड़ा रहा है? ईएमएफ। कौन दौड़ा रहा है? हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी। ईएमएफ वो फोर्स जो मोटिवेट करे, लेकिन एक्चुअली हम डेफिनेशन में फोर्स नहीं लिखते, हम डेफिनेशन में तो इसकी बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन फिर भी हेडिंग डाल दो। अभी आज हेडिंग डालो ईएमएफ, लिखो जरा, डालो ना हेडिंग, एग्जाम्पल। एक काम करो सुनो, आज ये एग्जाम्पल लिख लो, सिर्फ अभी एग्जाम्पल लिख लो, केवल टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, इनको मिस मत किया करो भाई, एग्जाम्पलों को मिस मत किया करो, ये याद रहेंगे। एक बार कोई डेफिनेशन भूल जाएगा तुम लोग, लेकिन एग्जाम्पल याद रहेंगे। साक्षी, नींद आ रही है बेटा? लग रहा है। सो के आई थी घर से आज? शुरुआत के 20 मिनट तो तू पक्का नींद के झोटे में थी। नेगेटिव पे नहीं पहुंचेगा तो करंट नहीं बनेगा। मेरा काम ही है इसको पहुंचाना वहां तक। हाँ पता है मुझे। क्या सर्किट तो ऐसे ही बनेगा? मैं समझा नहीं तेरी बात पूरी। सर पॉजिटिव से जाएगा, आपने बोला नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा उसके बाद, हाँ रिपेयर करेगा, हाँ, और करंट उल्टा होगा। सर्किट में फिर भी वो तय कर दिया ना बड़े लोगों ने कि हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही लगाएंगे हमेशा। इसीलिए तो तुम्हें सिखाया गया कि हमेशा डायरेक्शन उल्टी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट से वेस्ट गया तो करंट कहां से कहां बनता है? वेस्ट से ईस्ट। तो वो एक हमने फिक्स कर दिया, समझी?